हेलो स्टूडेंट्स, कल तक हमने राउल्ट्स लॉ अलग अलग केसेज में पढ़ा था, उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। आज इस लेक्चर में बच्चों हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा रूल पढ़ते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। क्या है रूल? कोनोवाल्व्स रूल। ये क्या कहता है कि वेपर फेज इज मोर रिच इन वोलाटाइल कंपोनेंट्स, यानी वेपर फेज में वोलाटाइल कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू सोल्यूशन फेज के कंपेयर में। यानी अगर एक लाइन में बात करनी है बच्चों, तो वेपर फेज में वोलाटाइल कंपोनेंट जिनके वेपर आसानी से बन सकते हो बहुत ज़्यादा होंगे, किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू सोल्यूशन फेज ऑफ सेम सब्सटेंस। दिस इज कॉल्ड कोनोवाल्व्स रूल। लिखते हैं इसको, वेपर फेज इज रिच इन volatile components as compared to solution phase of same substance। और एक लाइन और जोड़नी है इसमें अपने को, एट फिक्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर। आई बच्चों का ध्यान में, ये वेपर फेज में वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूशन फेज के कंपेयर में ज्यादा होंगे। इसके बाद एक छोटा सा रिलेशन और, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन x एंड वेपर प्रेशर। तो इस रिलेशन को समझने के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं। हमने सपोज किया किसी कंपोनेंट का सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसको किससे रिलेट करते हुए? वेपर प्रेशर से। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? मान लिया कंपोनेंट बच्चों A है और दूसरा कंपोनेंट क्या है? B है। दो कंपोनेंट A और B लेकर के चलते हैं, तो यहां पे फॉर्मूला आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A अपॉन, क्या लिखा है मैंने? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। क्या लिखा है मैंने? टोटल वेपर प्रेशर। तो दो कंपोनेंट है A और B मिला करके टोटल वेपर प्रेशर कैसे आएगा? इन दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम कर देंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सपोज करो इसको हमने डिनोट कर दिया P टोटल से ऐसे, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A P A से डिनोट कर दिया इसको, और B के लिए क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B, इसको किससे डिनोट कर दिया हमने? PB से। सेम अगर B के लिए निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो क्या आएगा फॉर्मूला? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B अपॉन में टोटल वेपर प्रेशर, जो कि कैसे आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, दोनों का क्या कर देंगे? यहाँ पे सम कर देंगे। तो एक छोटी सी लाइन में हम क्या रिलेट करके बता सकते हैं बच्चों कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। क्या बोल सकते हैं यहां से? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर अपॉन में टोटल वेपर प्रेशर। ऐसे इन दोनों का रिलेशन फाइंड किया जाता है। इसको आप और तरीकों से भी यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स करने में। कैसे कर सकते हैं आप? जैसे मान लो आपको यहाँ से क्या फाइंड करना हो? पार्शियल प्रेशर फाइंड करना हो, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वेपर प्रेशर लिख सकते हैं।
क्या बोला मैंने? अगर पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तो मोल फ्रैक्शन इनटू क्या लिख सकते हैं? टोटल वेपर प्रेशर। इसके बाद देखते हैं बच्चों इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को बेसिकली उसके बिहेवियर के बेस पे दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला टाइप है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल वर्ड ध्यान में आते क्या होता है भाई? क्या है? सॉल्यूशन के लिए आइडियल है। तो आइडियल मतलब कि जो पर्टिकुलर किसी क्राइटेरिया को मानता हो। तो सॉल्यूशन के केस में हम क्या क्राइटेरिया मानते हैं? ऐसा कोई भी सॉल्यूशन दुनिया में जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है? राउल्ट्स लॉ ध्यान करना, राउल्ट्स लॉ में क्या आता है? वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। यानी जो इस बात को फॉलो कर देगा वो आइडियल आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन विच फॉलोज Raoult's law is called आइडियल सॉल्यूशन। जैसे यहां से हम लेट कर लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन है, उसको बनाने वाला एक कंपोनेंट ए जो है वो सोल्यूट है, दूसरा कंपोनेंट बी जो है वो सॉल्वेंट है। तो इसको राउल्ट्स लॉ को कैसे फॉलो करेगा उसको देखते हैं। तो अगर हम ए की बात करते हैं तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलेगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मल्टीप्लाइड वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। बी के लिए क्या लिखेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। और ए और बी को मिलाकर के जो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा उसके लिए राउल्ट्स लॉ कैसे फॉलो होगा? ए का वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग सम कर देंगे बी का वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। यानी जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा दो कंपोनेंट ए और बी के सॉल्यूशन के लिए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट प्लस में सेम इसी फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ बी। जो इतनी बात को फॉलो कर देगा क्या होगा? वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। जो आपने ग्राफ राउल्ट्स लॉ का बनाया था वो आप यहाँ सेम आइडियल सॉल्यूशन के लिए बना करके शो कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा बनाता हूं उस बात को। जैसे ये दो एक्सिस ली हमने, इस एक्सिस पे ले लिया बच्चों वेपर प्रेशर, क्या लिया? वेपर प्रेशर। और यहां ले लिया हमने बच्चों क्या? मोल फ्रैक्शन। क्या लिखा है इस एक्सिस पे? मोल फ्रैक्शन। तो दो कंपोनेंट है ना सोल्यूट सॉल्वेंट के नाम से, एक ए है और एक बी है। तो मान लिया पहले ए लिया मैंने सोल्यूशन फेज में, ए को ले लिया प्योर स्टेट में, इसके आगे 1 लगा देंगे प्योर स्टेट। तो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ कैसे बनेगा? जिस रेशियो में मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा उसी रेशियो में क्या इंक्रीज होगा? वेपर प्रेशर। ऐसे स्ट्रेट लाइन का ये आ गया यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सेम यही बात हम किसके लिए शो कर सकते हैं? बी के लिए, लेकिन उसको दूसरी साइड से बनाएंगे ताकि ओवरलैपिंग ना हो। तो यहां मान लिया बी कहां है बच्चों? सोल्यूशन फेज में, और ए के आगे 1 लगा देंगे तो कैसा होगा? ये प्योर स्टेट के अंदर होगा। तो जैसे जैसे ग्राफ से क्या शो करेंगे यहाँ पे हम कि जैसे जैसे बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दोबारा बताता हूं, जैसे बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो बी का आ गया पार्शियल प्रेशर, सॉल्यूशन का कैसे आ जाएगा? दोनों का सम करके। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन जो हमने कई दिन पहले पढ़ा था राउल्ट्स लॉ का ग्राफ, उस ग्राफ को टोटली क्या करता है? फॉलो करता है। तो पहली बात आइडियल सॉल्यूशन में जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। इसमें किसी बच्चे ने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बच्चों ने +1 में पढ़ा होगा आइडियल गैस। जो आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT को फॉलो करे वो आइडियल गैस है, नॉट आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ को क्या करता है बच्चों? फॉलो करता है। एक बात इसके बारे में। दूसरी बात आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड क्या है? एक फोर्स की बात करते हैं। ऐसा बोलते हैं बच्चों, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में दोनों फोर्सेज आ जाएंगे, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी, बिटवीन सॉल्यूट जिसको हमने यहां ए माना हुआ है एंड सॉल्वेंट जिसको हमने यहां बी माना हुआ है, इज सिमिलर टू, किसके साथ सिमिलर है?
फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। यानी कहने का मतलब क्या है, एक लाइन के अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगती है या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगती है, अगर वो दोनों मिलकर के आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस कंडीशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्स, जैसी फोर्स वो अपने आप से लगा रहे थे, सॉल्वेंट भी सेम वही फोर्स लगाएंगे। एक लाइन में समझने के लिए, अगर सॉल्यूट में हाइड्रोजन बॉन्ड है या सॉल्यूट में क्या है बच्चों, डाइपोल इंटरेक्शन है, तो सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही या डाइपोल इंटरेक्शन ही क्या करता है, काम करता है। समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एन हेक्सेन, एन का मतलब यहाँ हेक्सेन जो उसकी एक सीधी चेन है, साथ में एन हेप्टेन, अगर ये दोनों जुड़ते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा। आइडियल कैसे है, हेक्सेन के मॉलिक्यूल आपस में वन डर वाल बॉन्ड लगाते हैं और हेप्टेन के मॉलिक्यूल्स का भी आपस में वन डर वाल बॉन्ड लगता है। मान लिया ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, जब ये आपस में जुड़े तब भी क्या लगा, इनके अंदर वन डर वाल बॉन्ड ही लगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे क्लोरोइथेन ए कंपोनेंट, दूसरा मान लिया बच्चों ब्रोमोइथेन। जैसे क्लोरोइथेन के मॉलिक्यूल्स आपस में डाइपोल इंटरेक्शन लगाते हैं पोलर नेचर की वजह से, और ये भी क्या लगाते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन। जब मिलकर के सॉल्यूशन बनाएंगे तो भी क्या लगेगा, इनमें डाइपोल इंटरेक्शन ही लगेगा। और जैसे बेंजीन C6H6, टोल्विन C6H5CH3, और हो सकता है एग्जाम्पल जैसे क्लोरोबेंजीन के साथ ब्रोमोबेंजीन। तो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बाद बच्चों हमने पहली बात ये उसमें हमने जोड़ी क्या, उनके बीच में किस तरीके का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है। अगली बात, ऐसा बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता। जैसे गैस से अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो प्रैक्टिकली कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है, उसके लिए उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए। खैर गैस का उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याद रखा जाए इसके लिए बता रहा हूँ। ऐसे कोई भी सॉल्यूशन प्रैक्टिकली आइडियल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, मैंने क्या बोला, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर ओनली आइडियल। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है जहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। इसको कैसे समझा जा सकता है, ऐसा मानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में अगर हम बाहर से लाके कोई भी कंपोनेंट ऐड करते हैं, यानी और सॉल्यूट ऐड किया या और सॉल्वेंट ऐड किया, तो आइडियल सॉल्यूशन में ना तो वॉल्यूम का चेंज होता है, वॉल्यूम का चेंज ना होने का मतलब ना तो उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना वॉल्यूम डिक्रीज होगा, एक बात। और ना ही उसके अंदर एंथैल्पी का चेंज होता है। एंथैल्पी समझ ना आती है तो ना ही हीट का चेंज होगा, मीन्स ना तो वहां से हीट रिलीज होगी और ना ही इसको हीट अपने को प्रोवाइड करनी पड़ती, हीट वो एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा होना काफ़ी क्या होता है, मुश्किल होता है कि वॉल्यूम का चेंज भी ना हो और एंथैल्पी हीट का चेंज ना भी हो। इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस आइडियल नहीं होते हैं। जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, जो पहले बहुत डाइल्यूट है, जिसमें वॉल्यूम कुछ घटा दो बढ़ा दो फर्क ही नहीं पड़ेगा, उस सॉल्यूशन को क्या मानते हैं हम, आइडियल सॉल्यूशन मानते हैं। तो लिखते हैं इस बात को, प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल solution is not ideal, only very dilute solutions are taken as ideal solutions। क्यों है ऐसा, यहाँ लिखेंगे because in ideal solution there is no change of एंथैल्पी। एंथैल्पी जिसको समझ आती है बच्चों, हीट, डेल्टा H इक्वल टू 0। H यानी एंथैल्पी, डेल्टा मतलब चेंज, इक्वल टू 0 मतलब चेंज ना होना। देयर इज नो चेंज ऑफ एंथैल्पी एंड देयर इज
नो चेंज ऑफ वॉल्यूम V वॉल्यूम, डेल्टा मतलब चेंज, जीरो का मतलब कोई चेंज ना होना, अपॉन एडिंग एनी कंपोनेंट, यानी ऐसा होना मुश्किल है लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होता है, इसलिए बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से आइडियल सॉल्यूशन के क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं। एक अगली और लास्ट बात इसके बारे में कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आपने पढ़ा होगा एक गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऐसा करके, कि जो एंट्रोपी का चेंज होता है, एंट्रोपी चेंज का मतलब रैंडमनेस इंक्रीज होना, जैसे कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में गई है तो उसके पार्टिकल दूर दूर हो गए तो वहाँ रैंडमनेस क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे बच्चों एंट्रोपी का चेंज आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। और गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, जिसको हम लिखते हैं ना डेल्टा जी, क्या होता है गिव्स फ्री एनर्जी, वो अवेलेबल एनर्जी जिसको हम यूजफुल वर्क में चेंज कर सकें, उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव है। कैसे आएगी नेगेटिव, ये फॉर्मूला होता है ना डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, यहाँ लिखा मैंने एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। वैसे भी आपने सुना होगा कोई भी प्रोसेस कब पॉसिबल होता है, जब उसके एनर्जी का डिक्रीज होता है, और एनर्जी डिक्रीज का मतलब उसके आगे क्या लगाया हमने, नेगेटिव साइन। तो क्या क्या बातें बताई मैंने, इंटरेक्शन फोर्स आइडियल सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट जैसा ही होता है, ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशंस आइडियल होते हैं क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी और वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है। एंट्रोपी का चेंज आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव होता है क्योंकि एंट्रोपी डेल्टा एस का चेंज पॉजिटिव है, इसलिए डेल्टा जी फिजिबल होने के लिए एनर्जी का चेंज यहाँ क्या होगा, नेगेटिव। ऐसा बच्चों क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन।